कभी कभी ऐसा होता है कि न्यूज़पेपर्स के अंदर कोई छोटी सी खबर होती है, किसी कॉर्नर के अंदर छपी हुई होती है, लेकिन उसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा होती है। यानी एक बिलो द रेडार आप कह लें। बिलो द रेडार एक चीज़ होती है, लेकिन होती बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इस प्रोग्राम के अंदर अक्सर मैं कोशिश करता हूँ कि इस तरह की खबरें आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ जिनकी स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा हो। कल आपको बताया था कि पाकिस्तानी डेलीगेशन आ रहा है 10 जनवरी को बांग्लादेश के अंदर, लेकिन उससे पहले मैंने आपको बताया था कि तुर्की का डेलीगेशन आ रहा है, ट्रेड का डेलीगेशन आ रहा है यहाँ पे ढाका के अंदर। यानी एक ही वक्त में तुर्की और पाकिस्तान दोनों के डेलीगेशंस यहाँ पर मौजूद होंगे। लेकिन टर्की का जो डेलीगेशन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके हवाले से मैंने आपको बताया था कि इनकी बड़ी हाई प्रोफाइल मीटिंग्स होंगी। अब टर्किश डेलीगेशन यहाँ पहुँचा और उनकी मुलाकात मोहम्मद यूनिस साहब से भी हुई है वहाँ पे। लेकिन इस मुलाकात के अंदर जो बातें की गई हैं वो बड़ी ही इम्पॉर्टेंट है। अब यूँ समझें कि ये जो मुलाकात है और इसके अंदर जो बातचीत की गई है वो आपको 2030s का, अगले डेकेड का नक्शा दिखा रही है कि अगला जो डेकेड होगा उसमें बांग्लादेश की डायरेक्शन क्या होगी, सिमत क्या होगी उनकी। तो ये असल में वो आपको दिखा रहे हैं डायरेक्शन बांग्लादेश की। मोहम्मद यूनिस की जब मुलाकात इनके साथ हुई तुर्की के डेलीगेशन के साथ, तो मोहम्मद यूनिस ने उनसे कहा कि हमारे पास यंगस्टर्स हैं बहुत बड़ी तादाद में, वर्क फोर्स है हमारे पास, तो आप टर्किश कंपनीज को यहाँ पर लेकर आइए, इधर लेकर आइए, उनको यहाँ बोलिए कि प्रोडक्शन करें और बांग्लादेश को अपना हब बनाए, सेंटर बनाए इस एरिया की मार्केट्स को कैप्चर करने के लिए। एक बड़ा अच्छा सुझाव दिया मोहम्मद यूनिस ने उनको। अब यकीनन आप सोच रहे होंगे कि जवाब में तुर्की वालों की जो डेलीगेशन है, वैसे इनका जो ट्रेड का मिनिस्टर है वो इसको लीड कर रहा है, हेड कर रहा है, यानी ये कोई छोटे मोटे लेवल का डेलीगेशन नहीं है। तो क्या उन्होंने आगे से कहा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उनकी बड़ी शदीद ख्वाहिश है इस रीजन के अंदर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की। तुर्की एक उभरती हुई पावर है, अपने आप को वो फ्यूचर में एक बड़ी ग्लोबल पावर के तौर पर देख रहे हैं। टर्क्स अभी भी उनकी सिग्निफिकेंट पावर है, लेकिन आगे की दुनिया में वो देख रहे हैं कि उनकी एक रेलेवेंस बने, इसीलिए वो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में अपना असर व रसूख बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो हकीकतन यहाँ पे अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहते हैं एशिया के अंदर, साउथ एशिया में ख़ास तौर पर। उन्होंने आगे से जवाब दिया मोहम्मद यूनिस को कि हम इंडिया को रिप्लेस करना चाहते हैं। अब देखें, ये कोई मैं बढ़ा चढ़ा के बात नहीं बता रहा हूँ आपको, उन्होंने वाकई कहा है उनके ऑफिशियल्स ने, इंडिया को इंपोर्ट्स में रिप्लेस करना चाहते हैं। यानी जो इंपोर्ट आप इंडिया से करते हैं, हम चाहते हैं कि हम वो आपको करें। जो इंडिया से चीज़ें खरीद रहे होते हैं ना, वो हमसे खरीदिए, ये हम चाहते हैं। इसका मतलब है कि दोनों की जो स्ट्रेटजीज हैं उसके अंदर आपको सिमिलरिटीज नजर आ गई। बांग्लादेश इनको कह रहा है इधर आइए और यहाँ पर फैक्ट्रियां लगाइए। आगे से ये भी कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि आप हमारे प्रोडक्ट्स के बड़े खरीदार बने और इंडिया को रिप्लेस करें। तो एक जैसा ऑब्जेक्टिव नज़र आ गया ना आपको। अब डायरेक्शन दोनों की सेम है, वहाँ से वो सप्लायर हैं और इधर से ये बायर हैं बांग्लादेशी, विच मीन्स कि इंडिया रिप्लेस हो सकता है आने वाले दिनों में। लेकिन इससे भी ज़्यादा बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात की गई है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, और मैं समझता हूँ कि ये गेम चेंजर किस्म की चीज़ हो सकती है अगर ऐसा हो गया तो, जिसके इम्कानात हैं। इन्होंने कहा है बांग्लादेश ने तुर्की को कि आप अपनी डिफेंस की इंडस्ट्री भी यहाँ पर लेकर आइए, हमारे मुल्क के अंदर डिफेंस की भी इंडस्ट्री लेकर आइए ना। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या टर्की यहाँ पर अपनी डिफेंस की इंडस्ट्री लेकर आ सकता है? अपने फाइटर जेट्स यहाँ पर वो लेकर आ सकते हैं। दुनिया के बड़े डिफेंस के एक्सपोर्टर्स में से एक हैं, उनका शुमार होता है। हमारे रीजन में ऑलरेडी उनके ख़रीदार मौजूद हैं। बांग्लादेश भी उनके इक्विपमेंट्स ख़रीदता है। अभी हाल ही में हमने देखा ड्रोन्स ख़रीदे हैं, टैंक्स खरीदे हैं। उधर से पाकिस्तान उनके बड़े बड़े हथियार खरीद रहा होता है। फाइटर जेट्स 5th जनरेशन खरीदने वाला है पाकिस्तान उनसे। चाइना से तो ले ही रहा है, इनसे भी ले रहा है। और इंडिया के अंदर अभी तक वही मुर्गी की एक टांग, इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं इनके पास, इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं, ये तो लोन लेकर अपना मुल्क चलाते हैं। पाकिस्तान के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए कि चाइना से भी ले रहे हैं 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट और इनसे भी ले रहे हैं। तो वो अभी तक यही सोच रहे हैं। लेकिन बहरहाल इनके यहाँ पर टर्की के बड़े कस्टमर्स मौजूद हैं। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि ये बांग्लादेश के अंदर आकर अपनी फैक्ट्रीज लगाएं? इस पे मैं अभी आता हूँ थोड़ी देर में, लेकिन पहले ज़रा रेफरेंस देख लें इन इतनी बड़ी डेवलपमेंट्स का। न्यू एज बांग्लादेश ने रिपोर्ट किया है कि चीफ एडवाइजर अर्जेस टर्की टू रीलोकेट इंडस्ट्रीज टू बांग्लादेश। मोहम्मद यूनिस ने कहा इनसे कि यूज अवर यंग पीपल टू रन योर फैक्ट्रीज हेयर सो दैट यू कैन सप्लाई योर प्रोडक्ट्स इन द रीजन। देखें, ये होता है विजन, इसको विजन कहते हैं। टर्की की एक उभरती हुई पोजीशन जो है
दुनिया के अंदर। मोहम्मद यूनुस कैन सी दैट। इकोनॉमिस्ट है, बड़े ज़बरदस्त नोबेल प्राइज़ जीता हुआ इन्होंने, तो इनकी गहरी नज़र है दुनिया के मुख्तलिफ इकोनॉमीज़ के ऊपर। ही नो कि इस इकोनॉमी के अंदर पोटेंशल है, तो वो अभी से ही वो उनके साथ एक लिंक इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। द चीफ एडवाइज़र सैड Bangladesh and Turkey have the potential to build a dream relationship through mutual cooperation in various fields. The relationship between Bangladesh and Turkey is very warm. We want to build it in all sectors. स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की तरफ ये इशारा कर रहे हैं मोहम्मद यूनुस कि हम एक कंप्रीहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आपके साथ चाहते हैं जिसके अंदर ट्रेड भी हो, डिफेंस भी हो, और साथ ही उन्होंने कहा है कि आपकी टेक्नोलॉजी भी हमें चाहिए, वो भी शेयर कीजिए। अब जाहिर सी बात है जब यहाँ पर प्रोडक्शन होगी बांग्लादेश के अंदर तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की जा सकती है। बड़ा मुश्किल होता है किसी मुल्क से टेक्नोलॉजी निकालना इस तरह से, लेकिन हो भी सकता है। दोनों मुल्कों के दरमियान टाइज काफ़ी बेहतर है, हो भी सकता है। मोहम्मद यूनुस कहते हैं कि देयर आर सो मेनी थिंग्स टू बी डन, वी वांट योर सपोर्ट, योर टेक्नोलॉजी एंड योर इन्वेस्टमेंट। You are the leader of the technology. You can build your defense industry here. Let's make a beginning. We are available for anything that you need. अब ये उन्होंने एक ऑफ़र कर दी कि इधर आइए और डिफेंस की इंडस्ट्री भी अपनी लेकर आ जाइए। आगे से देखें तुर्की वालों ने क्या क्या जवाबात दिए हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें उन्होंने भी की हैं। उमर बोलात जो हैं, जो कि उनके ट्रेड के मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा, एंड आई कोट न्यू एज बांग्लादेश, कि वी कैन रिप्लेस इंडिया। देखिए स्ट्रेट अवे बात कर रहे हैं, सीधी सी बात है, इशारों के नामे में नहीं, सीधी सी बात है। टारगेट क्या है हमारा? तुर्की का टारगेट ये है इंडिया को रिप्लेस करके नंबर 1 हम ट्रेड पार्टनर बन जाएं बांग्लादेश के। वी कैन रिप्लेस इंडिया एंड अदर मार्केट्स इन बांग्लादेश इंपोर्ट्स। There can be cooperation in economic and social fields at all levels. Point to be noted is that बांग्लादेश का नंबर 1 ट्रेडिंग पार्टनर तो चाइना है, लेकिन उनकी बात नहीं कर रहे। किसकी बात कर रहा है? इंडिया की। वाई इज सो? आप ज़रा इसको सोचिए, क्यों है ऐसा? इंडिया की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इंडिया जिस तरह के प्रोडक्ट्स बांग्लादेश को सेल करता है, ये जनरल प्रोडक्ट्स हैं, कॉमन प्रोडक्ट्स हैं, आलमी मार्केट में अवेलेबल होते हैं। आलू, टिंडे, प्याज, गाजर, मूली, खीरा। लेकिन इसके अलावा ये कॉटन भी दे रहे होते हैं और लाइट मशीनरी भी कुछ ये दे रहे होते हैं। ये तमाम चीज़ें उधर हैं इनके पास, तभी ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। टर्की वालों के पास इनमें से बहुत सारी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जो कि ये एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, तभी ये इनको कह रहे हैं कि हम इंडिया को रिप्लेस करना चाहते हैं। चाइना को इसलिए नहीं, क्योंकि चाइना की जो यहाँ पर एक सप्लाई लाइन बनी हुई है उसको रिप्लेस करना इतना आसान नहीं है, रियलिस्टिक नहीं है। टेक्निकल किस्म की चीज़ें आ रही होती हैं। जो बांग्लादेश का गारमेंट सेक्टर है बड़ी हद तक चाइना पे डिपेंडेंट है। अक्सर जो इम्पोर्ट हो रही होती है वो गारमेंट रिलेटेड होती है, लेकिन इंडिया को रिप्लेस करना आसान है। इंडियंस वो प्रोडक्ट्स दे रहे होते हैं बांग्लादेश को, जैसा कि मैंने कहा, विच आर अवेलेबल इन मैनी कंट्रीज एज वेल। तो वो कहते हैं तभी टर्की वाले कि वी कैन रिप्लेस इंडिया एंड अदर मार्केट्स इन बांग्लादेश इंपोर्ट्स। दे कैन बी कोऑपरेशन इन इकोनॉमिक एंड सोशल फील्ड्स एट ऑल लेवल्स, ही सेड। अच्छा, अब आते हैं उस क्वेश्चन की तरफ जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि क्या तुर्की वाले यहाँ पर अपनी डिफेंस की इंडस्ट्री का कुछ हिस्सा लेकर आ सकते हैं। ऑब्वियसली तमाम की तमाम तो नहीं लाई जा सकती, लेकिन क्या कुछ हिस्सा यहाँ पर लाया जा सकता है? द आंसर इज़ यस। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान ऐसा होता है, दोनों मुल्क मिलके कई सारे प्रोजेक्ट्स इस वक्त भी उन पे काम कर रहे हैं, डिफेंस से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स उस पर भी काम कर रहे हैं। इसके अलावा आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर पे मेरी नज़र गई है पाकिस्तान और तुर्की के हवाले से, और ये खबर जनाब रिपोर्ट किया है इंडिया का न्यूज़ आउटलेट है यूरेशियन टाइम्स। देखिए, मैं पाकिस्तानी न्यूज़ आउटलेट को रिपोर्ट इसलिए नहीं कर रहा होता हूँ क्योंकि इंडिया की अगर आप ऑडियंस को देख रहे हैं ना, तो उनके लिए ज़्यादा क्रेडिबल चूँकि ये होते हैं इंडियन न्यूज़ आउटलेट्स, तो इसीलिए मैं उनको यही दिखा रहा होता हूँ। यूरेशियन टाइम्स ने कहा है, इंडियन न्यूज़ आउटलेट ने, आफ्टर स्टेल्थ J-35A फ्रॉम चाइना, पाकिस्तान डिस्कसेस एक्वायरिंग 5th generation Khan fighters from Turkey. Pakistan's appetite for a 5th generation fighter jet appears to be expanding amid reports that the cash-strapped country has decided to purchase China's newly unveiled J-35A aircraft. It is now reportedly holding discussions with Ankara for collaboration on Turkey's 5th generation combat jet Khan. उनके साथ तो वैसे ही ले रहे हैं, वो तो आने ही वाले हैं चाइना से जो ले रहे हैं J-35, और ये वाली जो डील है इसने पाकिस्तान को एक जनरेशन आगे कर दिया इंडिया से। एक जनरेशन आगे होने का मतलब है एज को छोड़ दें, और एज तो अभी भी है,
पाकिस्तान को इंडियन एयरफोर्स के ऊपर एज हासिल अभी भी है। इंडियन एयरफोर्स असल में वो क्या कहते हैं, पेपर टाइगर कहते हैं ना, पेपर टाइगर, ये वो है, दिखने में टाइगर है बट इट्स पेपर एक्चुअली। और ये मैं टेक्निकल बेसिस पे बता रहा हूँ आपको। देखें इनकी जो रिक्वायरमेंट्स है ना, मैंडेटरी क्या है इनके लिए, कितने स्क्वाड्रन्स इनके पास एटलीस्ट होने चाहिए, एटलीस्ट कम से कम इंडियन बॉर्डर्स को डिफेंड करने के लिए मिनिमम कितने होने चाहिए, इनके पास होने चाहिए 42 स्क्वाड्रन्स, 42। लेकिन डू यू नो इनके पास कितने हैं, 29। कहां 42 और कहां 29, इस कदर शॉर्टेज है। ये कई साल पीछे हैं, नॉर्मल स्पीड से भी चलेंगे तो कई साल ये पीछे हैं। अच्छा, इनका मैं आपको जरा स्पीड बता दूं इनकी कैसी है, प्रोडक्शन की स्पीड कैसी है। 2009 में इन्होंने तेजस बनाया था, 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, तेजस समोसा जिसको मैं कहता हूं। अब इन्होंने 2009 में इनकी जो एयरफोर्स है वो ऑर्डर प्लेस कर रही है 40 एयरक्राफ्ट लेने के 2009 में। आज हम कहां पर खड़े हुए हैं, 2025 में, 2025 में है ना, कितने साल हो गए, 15 साल हो गए ना, 15 साल कंप्लीट हो गए हैं, वो फर्स्ट ऑर्डर कंप्लीट नहीं हुआ तेजस का, अभी तक वो 40 तेजस डिलीवर नहीं हो पाए। देखिए मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, देखिए ये रेफरेंस के तौर पर आपके साथ इंडिया के ऑफिशियल का ये वीडियो शेयर करता हूं, ये सुन लीजिए जरा। But I'll need it in spurts. So we need to have that capacity. We need to be flexible in that. So production agencies have to invest in their, advanced manufacturing processes so that the speed can increase, upskilling their manpower, and whatever they do, the scale of production has to go up. In Tejas, we started inducting in 2016. 2016. Actually, we should go back to 1984 when we conceived that aircraft. First aircraft flew in 2001, 17 years. Then the induction started another 15 years later, 2016. Today we are in 2024. I do not have the first 40 aircraft also. So this is the production capability. We need to do something. And I am very convinced that we need to get some private players in. We need to have competition. We need to have multiple sources available so that people are wary of losing their, orders, that we may not get the next order. Otherwise things will not change. तो अब देखिए ये सूरत हाल है, 2009 का ऑर्डर और ये 2025 में, हैरान हो गया सुन के, ये क्या है, इतनी ढीली ढाली किस्म की इंडस्ट्री है। अब ये 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट की बात हो रही है इंडिया की, और वहां पाकिस्तानी पहुंचे हुए हैं 5th पे, और 5th भी एक चाइना से लिया हुआ है, दूसरा यहाँ से टर्की से लेने की बात कर रहे हैं। लेकिन टर्की वाले में क्या है, जो बांग्लादेश के साथ अभी मैं लिंक करता हूं कि किस तरह से हो सकता है बांग्लादेश और इनके दरमियान आगे जो डिफेंस के टाइज हैं कैसे स्ट्रेंथन हो सकते हैं, प्रोडक्शन कैसे हो सकती है बांग्लादेश के अंदर। हो ये रहा है कि जो इनका टर्की का 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है ना, पाकिस्तान सिर्फ ले नहीं रहा, पाकिस्तान ने ये कहा हुआ है कि इधर आके बनाइए ना हमारे मुल्क के अंदर, और वो आ रहे हैं यहाँ पे, टर्की वाले इधर आकर प्रोडक्शन की फैसिलिटी लगाने जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। ये जो यूरेशियन टाइम्स ने लिखा है ना कि इट इज नाउ रिपोर्टेडली होल्डिंग डिस्कशंस विद अंकारा फॉर कोलैबोरेशन ऑन टर्कीज 5th जनरेशन कॉम्बैट जेट कान। कोलैबोरेशन का मतलब ये सिर्फ परचेजिंग नहीं है, कोलैबोरेशन का मतलब ये भी है इधर आकर फैसिलिटी लगाएं। और बल्गारियन military.com एक बड़ा अच्छा न्यूज़ से रिलेटेड एक प्लेटफॉर्म है, इसको भी मैं पढ़ता रहता हूँ, उन्होंने भी यही चीज़ लिखी है आज। कहते हैं कान स्टेल्थ जेट फैक्ट्री कमिंग टू पाकिस्तान विद टर्किश हेल्प। टर्की एंड पाकिस्तान आर इन एडवांस डिस्कशंस अबाउट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोडक्शन फैसिलिटी फॉर कान स्टेल्थ एयरक्राफ्ट इन पाकिस्तान, सोर्सेज रिपोर्टेड। तो टर्की जो है वो वाकई यहाँ पर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है, और बांग्लादेश के साथ अगर उनकी पार्टनरशिप स्ट्रेटेजिक लेवल पर पहुंचती है, डीप स्ट्रेटेजिक टाइज अगर डेवलप हो जाते हैं, जो कि होंगे नियर फ्यूचर में नजर आ रहा है, तो यहाँ पर टर्किश जो डिफेंस की कंपनीज हैं वो आकर इन्वेस्ट कर सकती हैं। इट इज क्वाइट पॉसिबल। पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर भी इस बात के चांसेस ब्राइट हैं।